Hello everyone, welcome back to my channel. I am CSCMA Manju Sharma. In today's video, we'll discuss about Form CSR2, through which company reports corporate social responsibility with MCA. ये फॉर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस फॉर्म के बारे में स्क्रीन पे आपको जो 5 चीज़ें डिस्कस करी गई हैं उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, पर इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आज के बाद CSR2 पर आपके क्वेश्चंस जो वो ना आए। कई बार मुझे भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते थे कि सेक्शन 8 के लिए ये CSR2 एप्लीकेबल है, फॉरेन कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। इस तरीके के क्वेश्चंस और भी CSR2 से रिलेटेड इस वीडियो में आपको जानने के लिए मिलेंगे। आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं फॉर्म CSR2। So first है what is form CSR2, which companies are required to file and what is the governing rule। अगर मैं बात करूँ फॉर्म CSR2, अगर मोटे मोटे भाषा में बात करूँ, ये कुछ नहीं होता बेसिकली। CSR एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं, मतलब कंपनीज बेसिकली जो करती है उसके रिलेटेड क्या क्या एक्टिविटीज़ करी हैं और क्या क्या एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है, तो वो बेसिकली हमें MCA को हर साल बताना होता है। और अगर कंपनीज की मैं यहाँ पर बात करूँ कौन कौन सी कंपनियों को बताना होता है, अगर आप सेक्शन 135 देखेंगे तो वहाँ पर वर्ड स्टार्ट होता है एवरी कंपनी। सो चाहे आपकी होल्डिंग कंपनी हो, सब्सिडरी कंपनी हो, सेक्शन 8 कंपनी हो या फॉरेन कंपनीज विद इंडियन ऑपरेशंस, सब कंपनीज को ये फॉर्म साल में एक बारी फाइल करना पड़ता है विद MCA। सो कौन कौन सी वो क्राइटेरिया है जब ये कंपनीज ट्रिगर होके इस फॉर्म को फाइल करेंगी। सो बेसिकली ये 3 ट्रिगर पॉइंट है जब ये फॉर्म फाइल करना होता है MCA में। कौन कौन से 3 पॉइंट्स है? हमें बेसिकली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर चेक करना है कंपनी का। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज बात करूं, आज हम 25-26 में बैठे हैं तो हमें बेसिकली 23-24 का देखना है। सो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में हमें चेक करना है नेटवर्थ अगर कंपनी की 500 करोड़ और मोर है, टर्नओवर 1000 करोड़ और मोर है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़ एंड मोर है। सो उस केस में इन तीनों में से कोई भी क्राइटेरिया ट्रिगर होगा तो उस केस में फॉर्म CSR2 जो है वो कंपनी को फाइल करना पड़ेगा। अब फॉर्म CSR2 में क्या फाइल करना पड़ेगा, करना क्या होता है बेसिकली, आपको 2% एवरेज 3 फाइनेंशियल ईयर्स के प्रॉफिट निकालने हैं और उस अमाउंट को स्पेंड करना पड़ता है CSR एक्टिविटीज़ पे। और एक्टिविटीज़ कौन सी होंगी जो बेसिकली शेड्यूल 7 में मेंशन होंगी। फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, हेल्थ है, एक्सेट्रा। अब यहाँ पर बताया गया है 2% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट्स मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है, शायद आपको भी आता होगा, अगर मेरे 3 साल कंप्लीट नहीं है तो मैं नेट प्रॉफिट कौन सा लूँगी, क्या मेरे ऊपर एप्लीकेबल होगा ये? ऑल्दो ट्रिगर पॉइंट जो ऊपर वाले 3 मेंशन हैं वो ट्रिगर हो रहे हैं मेरे प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, बट जो 3 फाइनेंशियल ईयर हैं फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज नेट प्रॉफिट वो तो नहीं कंप्लीट हो रहे। सो हियर वी गो। So if a company has not completed the period of 3 financial years since its incorporation, CSR provisions are applicable. Of course, CSR provisions will apply to a company even if it has not completed 3 financial year since incorporation. मतलब अगर आपका 135(1) में जो 3 क्राइटेरिया दे रखे हैं, अगर इन तीनों में से कुछ भी मीट होता है तो आपको CSR2 प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, मतलब आपकी कंपनी को। बिकॉज अगर हम सेक्शन की बात करें ना, सेक्शन में यहाँ पर ये नहीं बोला है कि फाइनेंशियल ईयर कितने होंगे, यहाँ पर सिर्फ ये बोला है ये क्राइटेरिया 3 मीट होने चाहिए, आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी। सो कहीं पर भी रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा है। So there is no requirement for a company to have completed 3 financial year for CSR applicability. The 3-year criteria applies only to calculate the average net profit for CSR spending, not for determining whether CSR provisions apply. So net profit calculate करने के लिए वो 3 सालों की बात करता है, ना कि
जो हमारे क्राइटेरिया है बेसिकली उसको। सो हमें बेसिकली क्राइटेरिया पे ध्यान देना है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन फाइनेंशियल ईयर 21-22. In its second financial year, that is 22-23, the company has following turnover, net profit and net worth. So अगर हम यहाँ पर देखें ना, टर्नओवर जो है हमारी 500 करोड़ से ऊपर है, तो एक कंडीशन, एक क्राइटेरिया हमारा ट्रिगर हो रहा है। सो इन दैट केस मेरे को 2 साल के प्रॉफिट लेके अपने CSR प्रोविजंस को कंप्लाई करना है। Even though ABC has completed only 2 financial years, it crosses the turnover thresholds. Hence, CSR provision will apply to ABC Private Limited from financial year 23-24. So, इस वीडियो में ना आपको most of the प्रोविजंस के एग्जाम्पल्स मिलेंगे, बिकॉज कई बार क्या होता है हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं तो ईजिली समझ आता है। तो मेजोरिटी ऑफ जगह इस वीडियो में आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। PQR लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन फाइनेंशियल ईयर 18-19 एंड बिकेम कवर्ड अंडर सेक्शन 135(1) फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 बेस्ड ऑन द प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब 18-19 में कंपनी बनी है, और जो क्राइटेरिया है हमारा तीन क्राइटेरिया की जो बात करता है, वो क्राइटेरिया जो एप्लीकेबल हुआ वो हुआ 20-21 फाइनेंशियल ईयर में। सो अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें, सो 18-19, 19-20 ये दो फाइनेंशियल ईयर हम कवर करेंगे 2% एवरेज नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। सो आई होप आपको ये वाली चीज़ समझ आई होगी। आपकी कंपनी कब बन रही है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्राइटेरिया आपको सिर्फ देखना है कि क्राइटेरिया हिट हो रहा है या नहीं हो रहा। चाहे 1 साल, 2 साल, 3 साल, जितने का भी आपका प्रॉफिट बनता है आपको उस प्रॉफिट को लेना है। गवर्निंग रूल बात करते हैं। CSR 2 में गवर्निंग रूल बेसिकली है रूल 12(1)(b) ऑफ कंपनीज अकाउंट रूल 2014। अगर हम बात करें 11 फरवरी 2022, MCA issued notification and introduced new form CSR 2 by way of inserting new sub rule 1B in rule 12. सो आया कहाँ से? बेसिकली ये 11 फरवरी 2022 को MCA ने एक नोटिफिकेशन इशू करा था और एक नया रूल इंट्रोड्यूस करा था 1B इन रूल 12। सो वहाँ से बेसिकली ये आया। अब अगर मैं बात करूँ 22-23 से मेरी एप्लीकेबिलिटी बनी। सो अभी तक क्या हो रहा था, 20-21 CSR 2 is required to file as an independent form for financial year 2021, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25। सो V2 में कैसा हुआ करता था, इंडिपेंडेंट एक अलग से फॉर्म हुआ करता था CSR 2 का, और इन फाइनेंशियल ईयर के लिए V2 में फाइलिंग इंडिपेंडेंट फॉर्म के थ्रू होती थी। बट बिकॉज अभी जुलाई 2025 में नए फॉर्म एनुअल फाइलिंग लॉन्च हुए, सो उसके बाद आपको जो फाइलिंग करनी है ना, एज अ लिंक्ड फॉर्म फाइलिंग करनी है। मतलब फ्रॉम 24-25 फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स आपको ये जो CSR 2 फॉर्म फाइल करना है वो एज अ लिंक्ड फॉर्म टू AOC4, AOC4 XBRL, AOC4 NBFC के साथ करना है। बट अगर आपका इससे पहले का कोई भी CSR 2 फाइल होगा तो वो एज एन इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट फाइलिंग होगी उसकी। और अगर हो सकता है आपने 24-25 की फाइलिंग V2 में कर दी हो, मतलब जून में करती हो, मतलब नए फॉर्म आने से पहले, तभी भी आपको इंडिपेंडेंट फाइलिंग करनी पड़ेगी। सो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। Proviso of our rule has mentioned that for the financial year 2023-24, Form CSR 2 shall be filed on or before 30th June 2025. सो अगर मैं बात करूँ 23-24 के लिए एक नोट, मतलब हर बार क्या है डेट एक्सटेंड होती है। वैसे जो इसकी ड्यू डेट होती है वो होती है फाइनेंशियल ईयर जो आपका ड्यू है उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है। बट हर बार MCA जो है नोटिफिकेशन निकालती है, डेट एक्सटेंड होती है, तो जो डेट एक्सटेंड होती है उस डेट के अंदर हमें ये फॉर्म फाइल करना पड़ता है। अब अगर मैं बात करूँ इस साल का जो फॉर्म फाइल होगा 24-25, 2 बार एक्सटेंशन दी MCA ने। सो जो सेकेंड एक्सटेंशन हुई है, जो भी V2 में फॉर्म फाइल हुए हैं उसके लिए आपको इंडिपेंडेंट जो फाइलिंग करनी थी वो 15 अगस्त 2025 तक करनी थी। सो ये बेसिकली इसके डिटेल्स है। आप ये MCA सर्कुलर यहाँ से देख के चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फॉर्म फाइलिंग फीस, इज देयर एनी लेट फी फॉर डिले इन CSR 2? सो अगर आप इंस्ट्रक्शन किट देखेंगे ना, ये देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन किट का स्क्रीनशॉट दिया है।
सो इंस्ट्रक्शन किट में भी अगर आप देखेंगे नॉर्मल फ़ीस जो है इस फॉर्म की नहीं लगती। अगर आप लेट फाइल करते हैं इस फॉर्म को तभी भी आपकी कोई फ़ीस नहीं लगती। सो कहने का मतलब ये है CSR2 जो फॉर्म है वो विदाउट एनी फ़ीस इंक्लूडिंग लेट फ़ीस फाइल होता है MCA पोर्टल पर। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि लेट हो गया मेरा फॉर्म तो फाइलिंग फ़ीस पे करनी पड़ेगी। सो आपकी कंपनी पे फाइलिंग फ़ीस नहीं लगने वाली। हाउ एंड विच सेगमेंट विल ड्राइव द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फॉर्म CSR2 इन B3? सो अभी तक क्या होता था, आप AOC4 फॉर्म फाइल करते थे, उसका SRN यूज़ करके एक इंडिपेंडेंट फॉर्म CSR2 होता था, वहाँ पर SRN डालते थे और अकॉर्डिंगली इंडिपेंडेंट फाइलिंग होती थी अभी तक V2 में। अब V3 में कैसे होगा? सो V3 में ये देखिए यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट है, ये बेसिकली आपका AOC4 का स्क्रीनशॉट है। AOC4 जब आप फॉर्म फिल करेंगे सो एक सेगमेंट 5th आता है जो बात करता है रिपोर्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यहाँ पर आपको एप्लीकेबिलिटी सिलेक्ट करनी है। सेक्शन 135 अगर आप सेलेक्ट करेंगे इट सेज कि आपके ऊपर ये एप्लीकेबल है। और अगर आपने अनस्पेंट CSR अमाउंट के लिए फिल करना है तो ये आप सेलेक्ट करेंगे और अगर नॉट एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे। सो अगर आपने इन दोनों को फर्स्ट 2 को सेलेक्ट करा तो अकॉर्डिंगली आपका CSR2 एज अ लिंक्ड फॉर्म ओपन हो जाएगा और अगर आपने नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करा सो उस केस में आपका CSR2 फॉर्म नहीं ओपन होगा एज अ लिंक्ड फॉर्म। सो यहाँ पर यही बताया गया है, इफ इन फॉर्म AOC4 you selected in field number 1 that is CSR applicability pursuant to under segment 5th this under segment 5th as section 135 और report for unspent CSR amount। सो आप चाहे 135 सेलेक्ट करें चाहे रिपोर्ट फॉर अनस्पेंट CSR अमाउंट, सो उस केस में ये ट्रिगर होगा। ऑल्सो प्रोविजनल unadopted financial statement is not selected in field। दूसरी बात हमें क्या ध्यान रखनी है, क्योंकि हमें अनऑडिटेड और ऑडिटेड और प्रोविजनल दोनों के लिए ही हमें AOC4 फाइल करना पड़ता है। सो मेक श्योर आपने यहाँ पर जो सेलेक्ट किया हो वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेलेक्ट करा हो, ना कि प्रोविजनल अनअडॉप्टेड। सो नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको ये नहीं सेलेक्ट करना। एंड पेरेंट फॉर्म इज फाइल्ड फॉर 24-25। ये अभी हमने ऊपर बात करी कि अगर आपका फाइनेंशियल ईयर जिस कंपनी के लिए आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं 24-25 है तो ही आपको फॉर्म CSR2 एज अ लिंक्ड फॉर्म ओपन होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है बिकॉज कई बार स्टेक होल्डर क्या करेंगे 22-23 का फॉर्म बनाएंगे, 22-23 का फॉर्म में यहाँ पर सेक्शन 135 को एप्लीकेबल करेंगे, फिर सोचेंगे CSR2 जनरेट नहीं हुआ है, क्या हो गया। सो ये ऊपर भी क्लैरिफाई करा गया था, अगर आपका जो फॉर्म है AOC4 फॉर्म 24-25 के लिए है तो ही आपको CSR2 लिंक्ड फॉर्म ओपन होगा। अदरवाइज इससे पहले के जितने भी फाइनेंशियल ईयर की आप फाइलिंग करोगे वो आपकी इंडिपेंडेंट फाइलिंग होगी। अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे, मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी इंडिपेंडेंट फाइलिंग और लिंक्ड फाइलिंग में बेसिकली क्या डिफरेंस है। सो आपको उससे समझ आ जाएगा। सो होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि आपका जो ट्रिगर पॉइंट है मतलब लिंक्ड फाइलिंग में AOC4 में ट्रिगर पॉइंट ये है जिससे आपका ये जनरेट होगा। सो जनरेट कब कब होगा, इन दो एक्शन पॉइंट में होगा। सो अगर आपको अनस्पेंट अमाउंट की डिटेल्स देनी है तो आपको ये वाला अनस्पेंट वाला सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन में से, और अगर आपके पास फर्स्ट टाइम एप्लीकेबल हुआ है तो सेक्शन 135 आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप सेक्शन 135 सेलेक्ट करेंगे ना उसमें ऑटोमेटिकली रिपोर्ट फॉर अनस्पेंट CSR अमाउंट भी आता है। तो ऐसा कन्फ्यूज़न करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मेरे को रिपोर्ट फॉर अनस्पेंट CSR अमाउंट मेंशन करना है तो क्या मैं यही सेलेक्ट करूँ या सेक्शन 135? आपको सीधे सेक्शन 135 सेलेक्ट करना है। अगर आपको पर्टिकुलरली अनस्पेंट अमाउंट की डिटेल देनी है तब आपको अनस्पेंट अमाउंट सेलेक्ट करना है। सो आई होप ये वाली चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब ये है हमारा प्रोसेस। सो अगर हम प्रोसेस की बात करें इस फॉर्म में मतलब लिंक्ड फॉर्म जो है बेसिकली ये 11 फील्ड्स हैं, ये 11 सेक्शंस दिए गए हैं। मेरे केस में मैंने सेक्शन 135 सेलेक्ट करा है, उसके स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको पता चलेगा कि इस फॉर्म को फाइल कैसे करना है और जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जहाँ पर कन्फ्यूज़न अराइज होती है उसका एग्जाम्पल के साथ भी मैंने यहाँ पर आपको वीडियो में एक्सप्लेन करा गया है।
सो अगर मैं बात करूँ कंपनी इन्फॉर्मेशन, सिन डालते ही कंपनी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रीफिल हो जाएगी। देन CSR डिटेल्स, CSR डिटेल में आपको जो ट्रिगर पॉइंट है वो आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। देन CSR कमेटी, अगर आपके ऊपर कमेटी एप्लीकेबल है तो वो आपको डिटेल येस और नो क्लिक करके कमेटी की मीटिंग्स जो हुई है वो सारी आपको डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करनी है। हाँ, अगर आपकी CSR कमेटी जहाँ पर आपकी एप्लीकेबिलिटी नहीं है वहाँ पर आपको वो ये मेंशन नहीं करना है। इम्पैक्ट असेसमेंट, इम्पैक्ट असेसमेंट आपको वहीं पर मेंशन करना है जहाँ पर आपकी एप्लीकेबिलिटी बैठती है। फिर नेट प्रॉफिट डिटेल्स देना है, CSR डिटेल, CSR एक्सपेंडिचर एंड देन अनस्पेंट CSR अमाउंट एंड देन अनस्पेंट CSR अमाउंट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर and unspent amount of financial year 2014 to 15 and then 2019 to 20. Capital assets acquired through CSR. So ये basically 11 fields हैं जहाँ पर आपको CSR2 फॉर्म बेसिकली फिल करना पड़ेगा। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें, दिस इज़ हाईली इम्पोर्टेंट। जब भी आप MCA V3 में फॉर्म सुनाते हैं इंस्ट्रक्शन किट ज़रूर रेफर करिएगा, बिकॉज इंस्ट्रक्शन किट है ना फील्ड वाइज आपको इन्फॉर्मेशन शो करता है कि आपको कौन सा प्रीफिल होगा, कितने कैरेक्टर्स हैं, कहाँ से ट्रिगर हो रहा है, कहाँ से प्रीफिल हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको फील्ड वाइज इंस्ट्रक्शन किट में मिलेगी। सो फील्ड नंबर 1 में बात करें कंपनी इन्फॉर्मेशन की, वो बात करता है जैसे ही आप यहाँ पर सिन डालेंगे आपके ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रीफिल हो जाएंगी। सो दिस इज़ वेरी इजी। नेक्स्ट है फील्ड नंबर 2 एंड 3 जिसमें CSR2 डिटेल्स मेंशन करना होता है। सो ये CSR2 डिटेल्स है। अब अगर मैं बात करूँ, मैंने एक रैंडम फिगर्स मतलब फाइनेंशियल ईयर फिगर्स लिए, आपका जो एक्चुअल फिगर्स होगा आपको वो मेंशन करना है। सो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर मेंशन करना है एंड आपके नेटवर्थ, टर्नओवर एंड नेट प्रॉफिट ये आपकी फिगर्स डालेंगे। जैसे ही ये आप डालेंगे ये ऑटोमेटिकली आपका ट्रिगर करके दे देगा, बिकॉज V3 फॉर्म्स में इस तरीके का वैलिडेशन लगा रखा है कि अगर आपकी नेटवर्थ 1000 करोड़ से जा रही है ऊपर, या टर्नओवर 500 करोड़, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर जा रहा है, तो वो ट्रिगर पॉइंट यहाँ पर आपको ये शो कर देगा, ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। सो ये इजी है सबके लिए। यहाँ पर देखिए मैंने जब डाला तो मेरे जो पॉइंट्स है वो ट्रिगर हो गए। यहाँ पर मैंने चेंज करी फिगर तो अकॉर्डिंगली मेरा नेटवर्थ एंड टर्नओवर एंड नेट प्रॉफिट ट्रिगर्ड हो गया। सो जो आपकी एप्लीकेबिलिटी है वो यहाँ पर आपको मेंशन करनी है, मतलब फिगर्स जो है वो मेंशन करनी है। ये हो गया हमारा लिंक्ड फाइलिंग के थ्रू जैसे फॉर्म खिलेगा। अगर आपका फॉर्म जो वो इंडिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म फाइल करा था 22-23 में, सो अगर आपने उसका CSR2 नहीं फिल करा है, सो डिफरेंस बस इतना ही है इंडिपेंडेंट फाइलिंग और लिंक्ड फाइलिंग में कि आपको यहाँ पर ये देखिए SRN नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। बाकी जो फॉर्म का स्ट्रक्चर है वो सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है फॉर्म के स्ट्रक्चर में। तो फाइनेंशियल ईयर डाला हमने, यहाँ पर SRN ऑफ फॉर्म AOC4, AOC4 XBRL, AOC4 NBFC ये आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जैसे आप मेंशन करेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रीफिल होंगी और जो इन्फॉर्मेशन प्रीफिल नहीं होगी वो आपको डिटेल्स मेंशन करनी है। तो बेसिकली अगर हम बात करें लिंक्ड फॉर्म आपका लेआउट इस तरीके से रहेगा, इंडिपेंडेंट फाइलिंग में इस तरीके से रहने वाला है। सो ये बेसिक डिफरेंस है बेसिकली। नेक्स्ट फील्ड नंबर 4 है CSR कमेटी की बात करता है। अगर मैं बात करूँ CSR कमेटी, सो फील्ड नंबर 4A1, 4B 3 ये बेसिकली फील्ड है, ये है। यहाँ पर मेंशन करने के लिए हमें बोलेगा वेदर CSR कमेटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। सो येस सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका फील्ड जो है ओपन अप हो जाएंगे। नो सेलेक्ट करेंगे तो ये सारे डिसेबल हो जाएंगे। नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करेंगे तो आपके ऊपर एप्लीकेबिलिटी राइज ही नहीं होगी, ये डिसेबल रहेगा। सो अगर आपने येस सेलेक्ट करा सो आपको नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर मेंशन करने हैं। अब एक बार पहले समझते हैं कि CSR कमेटी क्या सबके लिए ज़रूरी होती है। यहाँ पर देखिए CSR कमेटी की अगर हम बात करें, ये मेंशन ये मेंशन यहाँ पे 135(5) में मेंशन कर रखा है। If a company's total CSR spending amount is rupees 50 lakh or less, then it does not need to form a CSR committee. In that case, the board of director will take care of all the CSR related activities. Interesting. मतलब अगर आपका जो स्पेंडिंग है जो भी हमने ऊपर कैलकुलेट करा 2% ऑफ एवरेज 3 ईयर फाइनेंशियल प्रॉफिट्स, सो वो अगर आपका 50 लाख या 49 लाख है, इन दैट केस आपको CSR कमेटी बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। उस केस में आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो CSR एक्टिविटीज़ को टेकन केयर करेंगे। सो यहाँ पर उस केस में मेरा एप्लीकेबल ही नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल करके मैं फॉर्म को आगे फिल करूँगी।
बट अगर मेरा एप्लीकेबल है तो उस केस में कैसे फिल करना है, यहाँ पर आपको जो कॉम्पोजिशन है पहले वो देनी है और आपकी जो मीटिंग्स हुई हैं वो आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। अगर कंपनी की वेबसाइट है तो कंपनी की वेबसाइट मेंशन यहाँ पर करनी है, नहीं है तो नो क्लिक करना है। Whether following has been disclosed on the website of the company in pursuance of Rule 9 of the company's rule. This is very important. अगर आपकी कंपनी की वेबसाइट है बहुत इंपॉर्टेंट है रूल 9। ये देखिए यहाँ पर रूल 9 क्या बोलता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल मैंडेटली डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ CSR कमिटी, CSR पॉलिसी एंड प्रोजेक्ट अप्रूव बाय द बोर्ड ऑन देयर वेबसाइट। पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि आपके CSR में क्या क्या प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, आपकी CSR पॉलिसी है क्या, CSR कमेटी क्या है? तो अगर आपकी वेबसाइट है, कंपनी की वेबसाइट है, तो रूल 9 के अकॉर्डिंग आपको CSR कमेटी का कंपोजिशन, CSR पॉलिसी एंड जो प्रोजेक्ट बोर्ड ने अप्रूव करे हैं वो सारी की सारी डिटेल आपको ईयरली बेसिस आपको मेंशन करनी पड़ेगी वेबसाइट्स पर। यहाँ पर ये इसी चीज़ की कंप्लाइंस यहाँ पर बोल रहा है। कॉम्पोजिशन ऑफ CSR कमेटी, क्या आपने ये वेबसाइट पर डिस्क्लोज करा है? यस और नो। CSR पॉलिसी आपने वेबसाइट पर डिस्क्लोज करी है? यस और नो। देन CSR प्रोजेक्ट्स अप्रूव बाय द बोर्ड। ये तीनों के तीनों रूल 9 के हिसाब से आपको मैंडेटरी डिस्क्लोज करने हैं। नहीं कर रहे हैं तो आपको ऑनेस्टली वो नो और येस पे क्लिक करना है एंड देन सेव कर लेना है। तो यहाँ पर सेगमेंटल, जैसे हम AOC 4 फॉर्म बनाते हैं, सेगमेंटल सेव है, तो यहाँ पर भी आपको जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन फिल इन करते जाओगे वैसे वैसे इन्फॉर्मेशन सेव करते जाओगे। ये बहुत ही ईजी फॉर्म है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन रेडी है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला इस फॉर्म को भरने में। जो मेजरली टाइम लेगा इसकी जो एक्सेल है, बिकॉज ये एक्सेल जो है फंक्शनलिटी वो न्यू इंट्रोड्यूस है इन वेब फॉर्म, तो हो सकता है उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगे। आइए नेक्स्ट फील्ड के बारे में बात करते हैं, इम्पैक्ट असेसमेंट। इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करें, ये फील्ड नंबर 4 है, इम्पैक्ट असेसमेंट अमाउंट अवेलेबल फॉर सेटअप। ये जो है रूल 8.3 में हमें 2 चीज़ें यहाँ पर चेक करनी है। क्या चेक करनी है? ये सबके लिए भरने की ज़रूरत नहीं है। कौन कौन सी कंपनियों को ये भरने की ज़रूरत है वो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। एवरी कंपनी हैविंग एवरेज CSR ऑब्लिगेशन ऑफ 10 करोड़ रुपीज और मोर इन प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स शैल अंडरटेक इम्पैक्ट असेसमेंट। पहली कंडीशन क्या होगी? अगर आपका एवरेज CSR एब्लिगेशन ऑफ इमीडिएटली 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 10 करोड़ से अबव है तो आपको अपना CSR ऑब्लिगेशन देखना है बेसिकली। CSR ऑब्लिगेशन 10 करोड़ से ज़्यादा होगा, उसका भी एवरेज निकालना है, मतलब एवरेज निकाल के अगर 10 करोड़ से ज़्यादा होगा तो ही आपको ये असेसमेंट करना है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, इसके साथ एक कंडीशन और देनी है। ये जो असेसमेंट करेगा ना, ये करेगा इंडिपेंडेंट एजेंसी, आपकी कंपनी खुद नहीं कर सकती जो CSR एक्टिविटीज़ अंडरटेक कर रही है। आपको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी हायर करनी पड़ेगी, वो करेगी इसका असेसमेंट। बट यहाँ पर एक चीज़ और है, जो CSR प्रोजेक्ट है उसका जो आउटले है, द CSR प्रोजेक्ट हैविंग आउटले ऑफ 1 करोड़ रुपीज और मोर which have not been completed not less than 1 year before undertaking the impact study. CSR पे जो भी खर्चा हुआ है ना, 1 करोड़ से बेसिकली ज़्यादा होना चाहिए। तो पहली कंडीशन हो गई 10 करोड़ वाली बात कर रहा है, एवरेज CSR ऑब्लिगेशन। दूसरी कंडीशन हो गई 1 करोड़। तीसरी वो बात कर रहा है नॉट कम्प्लीटेड which have not been completed less than 1 year before undertaking the इम्पैक्ट असेसमेंट। मतलब 1 साल कंप्लीट होगा तो ही हमें उसे कंसिडर करना है। अगर किसी का 11 मंथ्स हुआ है किसी भी एक्टिविटी का, उसको हमें कंसिडर नहीं करना है। यहाँ पर हमें 3 कंडीशन चेक करनी है इम्पैक्ट असेसमेंट में। क्या है 3 कंडीशन? 10 करोड़ वाली लिमिट हिट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन 1 करोड़ का एक्सपेंडिचर होना चाहिए उस CSR प्रोजेक्ट पर। तीसरी कंडीशन 1 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए उस एक्टिविटी को, CSR एक्टिविटी को। आइए इम्पैक्ट असेसमेंट में अगर मैं बात करूँ, वेदर इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ CSR प्रोजेक्ट इज कैरिड आउट इन परसेंस ऑफ सब रूल
3 of Rule 8 of Company's CSR Policies Rule 2014 if applicable. जैसे आपने ये सेलेक्ट करा, if yes whether the same has been disclosed in the board report, because CSR रूल्स के हिसाब से आपको ये बोर्ड रिपोर्ट में भी मेंशन करना पड़ता है, तो ये यहाँ पर आपको येस करना है अगर डिस्क्लोज करा है तो। अगर आपकी वेबसाइट है तो उसका लिंक यहाँ पर देना है। वेदर एनी अमाउंट इज अवेलेबल फॉर सेट ऑफ, अगर आपका कोई अमाउंट अवेलेबल है सेट ऑफ के लिए तो वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ये बेसिकली ट्रिगर कैसे होगा। आपकी कंपनी की जो फिगर्स होगी आप उसे यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिएगा, आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे इम्पैक्ट असेसमेंट कैसे कैलकुलेट होगा। फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड हैज CSR ऑब्लिगेशन फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। 22-23 में CSR ऑब्लिगेशन था 8 करोड़, 23-24 में 12 करोड़, 24-25 में 9 करोड़। ये मेरा CSR ऑब्लिगेशन है, ठीक है। अब मेरे को इसका एवरेज निकालना है। एवरेज CSR ऑब्लिगेशन, इन सबको मैंने टोटल करा, टोटल करने के बाद एवरेज मतलब 3 से डिवाइड होगा बिकॉज 3 फाइनेंशियल ईयर का है। मेरा 9.67 करोड़ आ गया। अभी हमने ऊपर 3 कंडीशन की बात करी है, यहाँ पर मेरा फर्स्ट ही कंडीशन डिफीट हो जाता है। सिंस द एवरेज इज बिलो 10 करोड़ XYZ इंडस्ट्रीज इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंडक्ट इम्पैक्ट असेसमेंट अंडर रूल 8(3). इस तरीके से आपको ये कैलकुलेशन करनी है और आपको देखना है कि इम्पैक्ट असेसमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं है। इवन इफ they have project above rupees 1 crore, impact assessment is not mandatory for this company. अगर मैं बात करूँ जो प्रोजेक्ट का आउटले है, जैसे 22-23 में 8 करोड़ मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा है, आउटले ज़्यादा था, इवन एक कंडीशन मेरी हिट हो रही है, तब भी मेरे को इम्पैक्ट असेसमेंट कराने मतलब मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, इफ़ ABC इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैड फॉलोइंग CSR स्पेंडिंग। 22-23 में 11 करोड़ CSR ऑब्लिगेशन था, 23-24 में, 24-25 में, अगर इसका टोटल करते हैं तो 11 करोड़ आता है। 11 crore is exceeding the 10 crores limit. In that case, I need to require to have that impact assessment for eligible projects. अब eligible projects कौन कौन से होंगे वो मुझे चेक करने पड़ेंगे। कैसे चेक करने पड़ेंगे? 1 करोड़ से ऊपर का आउटले होना चाहिए, जैसे इन तीनों के केस में सब एलिजिबल है बिकॉज 1 करोड़ से ऊपर का आउटले है। बट इसके साथ साथ मुझे कंप्लीशन भी देखना है, क्या इन सब प्रोजेक्ट्स को बेसिकली 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में समझते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं 23-24 में मेरे ये एक प्रोजेक्ट था, 24-25 में ये एक प्रोजेक्ट था और ये ऑनगोइंग है। प्रोजेक्ट आउटले जो हुआ वो मेरा हुआ यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 0.6, यहाँ पर 2.0 करोड़। अब मुझे यहाँ पर देखना है कि इन प्रोजेक्ट्स के लिए मेरा आउटले कितना है। यहाँ पर फर्स्ट वाले प्रोजेक्ट में मेरा 1 करोड़ से एक्सीड कर रहा है, सेकंड में नहीं कर रहा, थर्ड मेरा ऑनगोइंग है। मेरे को दोनों चीज़ें देखनी है इस केस में। पहला 1 करोड़ से ऊपर आउटले होना चाहिए, दूसरा 1 ईयर कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर हम क्लीन विलेज सैनिटेशन प्रोजेक्ट की बात करें 1.5 करोड़ है एंड कंप्लीटेड इन फाइनेंशियल 23-24, मोर देन 1 ईयर ओल्ड। यहाँ पर इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा मुझे इस प्रोजेक्ट के केस में। सेकेंड प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ यहाँ पर मेरा 0.64 करोड़ है, उस केस में मेरा 1 करोड़ से बिलो है तो इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थर्ड की बात करें बिकॉज ये ऑनगोइंग है, 1 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस केस में मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ABC लिमिटेड को करना क्या होगा, इस बेसिकली इम्पैक्ट असेसमेंट रिक्वायर्ड फॉर क्लीन विलेज सैनिटेशन प्रोजेक्ट। इस केस में उसको एक इंडिपेंडेंट एजेंसी हायर करनी पड़ेगी और जो कि ये एक रिपोर्ट बना के देगी। अब वो जो असेसमेंट रिपोर्ट है उसमें बेसिकली क्या होगा कि आउटपुट क्या हुआ है, बेसिकली आउटकम क्या हुआ है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स उस प्रोजेक्ट को करने के बाद हुए या नहीं हुए। ये सारी की सारी उसको डिटेल अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी इसमें। ये हमारा हो गया इम्पैक्ट असेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट था ये, आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा ये डिटेल में जिस हिसाब से मैंने समझाया। आगे नेक्स्ट फील्ड की बात करते हैं, फील्ड नंबर 5। फील्ड नंबर 5 में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है, आपको नेट प्रॉफिट की डिटेल देनी है फाइनेंशियल ईयर वाइज, जैसे
फील्ड में मांगा गया है। सो इसलिए यहाँ पर मैंने इसको डिटेल में नहीं समझाने की कोशिश करी है। फील्ड नंबर 6 की बात करें, फील्ड नंबर 6 में बात कर रहा है CSR ऑब्लिगेशन। जैसे अभी हमने ऊपर बात करा था, हमें 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट हमें निकालना होता है। सो मेरा 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट जितना होगा, मुझे यहाँ पर इसके सामने मेंशन कर देना है। सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ द CSR प्रोजेक्ट्स, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सरप्लस का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि अगर मैंने कोई CSR प्रोजेक्ट अंडरटेक करा है, उस केस में मेरे पास फंड तो होगा, उस फंड में हो सकता है मुझे डिविडेंड या फिर कोई भी इंटरेस्ट इनकम आ रही हो, तो वो मेरी बेसिकली सरप्लस इनकम काउंट होगी, बेसिकली सरप्लस काउंट होगा। और अगर मैंने कोई CSR एक्टिविटी करते हुए कोई भी रिवेन्यू बेसिकली उस प्रोजेक्ट से मिला है मुझे, तो उस केस में वो सरप्लस में काउंट होगा। तो आपको देखना है कि आपने जो CSR प्रोजेक्ट अंडरटेक करा है, क्या आपको उससे सरप्लस तो नहीं मिल रहा है। सो यहाँ पर देखिए, इसको डिटेल में समझाया गया है। सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ CSR प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम, जनरली हम इसको अवॉइड कर देते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं और ये नॉन वायलेशन कंसिडर कर लिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऑल्दो बहुत छोटा हो सकता है कि क्या है ये अमाउंट, बट ध्यान रखना ज़रूरी है फॉर्म को फाइल करते वक्त। इट रेफर्स टू एनी इनकम और फाइनेंशियल गेन generated from CSR projects or program undertaken by a company. For example, CSR project earns revenue, say by selling a products made under a skill development program. Interest or dividend are earned from funds allocated to CSR. So ये जितने भी revenue, interest, income, ये सारे के सारे आपके surplus में count होंगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये वाली जो पोर्शन रहेगा, इंटरेस्ट इनकम या फिर रेवेन्यू इनकम, ये आपका है ना नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट नहीं ट्रीट होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल बिजनेस से थोड़ी ना हुआ है, ये तो आपका CSR प्रोजेक्ट से हुआ है। तो आपको ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट में नहीं लेके जाना, बट इसका यूटिलाइजेशन क्या होगा, आपको ये री इन्वेस्ट करना है इन द सेम प्रोजेक्ट, या फिर आपको इस अमाउंट को यूज़ करना है फॉर CSR प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। सो इसका जो यूटिलाइजेशन है वो इस तरीके से होगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ABC हेल्थ केयर लिमिटेड ऑर्गेनाइज फ्री हेल्थ कैंप्स अंडर CSR. It receives a grant from a partner NGO for medicines and donations from local sponsor, resulting a surplus of ₹50,000. यूटिलाइजेशन कैसे होगा? द कंपनी यूजेस द सरप्लस टू रन हॉस्पिटल एडिशनल हेल्थ चेकअप कैंप्स। सो ये 50,000 का जो उसका बेसिकली ग्रांट आया है ना, वो अपने बिजनेस इनकम में काउंट नहीं कर सकती, नॉर्मल बिजनेस इनकम में। इसको एडिशनल हेल्थ चेकअप के लिए ही इस्तेमाल करना होगा, या जो शेड्यूल 7 में एक्टिविटीज मेंशन है वो 50,000 उसके लिए इस्तेमाल करेगी। नेक्स्ट फील्ड की बात करते हैं, CSR एक्सपेंडिचर। सो CSR एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं फील्ड नंबर 7 में, ये आपकी एक्सेल बेसिकली जनरेट होगी। सो वेदर CSR अमाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर हैज़ बीन स्पेंट, यस क्लिक करेंगे तो आपकी ये टेबल एक्सेल जो है वो जनरेट होगी। नो क्लिक करेंगे तो आपका ये सारा का सारा डिसेबल हो जाएगा। इफ यस, CSR अमाउंट हैज़ बीन स्पेंट अगेंस्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट बोथ। सो CSR जो अमाउंट हमने ऊपर कैलकुलेट करा था, वो स्पेंड करने के लिए बेसिकली यहाँ पर 3 तरीके के कैटेगरी दी गई है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पे स्पेंड करा है, अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, या दोनों हैं। तो अगर मैंने जैसे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट सेलेक्ट करा, सो मेरे को ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कितने हैं, अगर मेरे 5 प्रोजेक्ट है तो 5 प्रोजेक्ट की मुझे डिटेल यहाँ मेंशन करनी है इस फॉर्मेट में। और अगर मेरे एक प्रोजेक्ट है तो एक प्रोजेक्ट का मुझे डिटेल यहाँ पर मेंशन करना है। अब अगर आपको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट होगा ना, बिकॉज ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के केस में आपकी प्रोजेक्ट आईडी जो है वो जनरेट होगी, और जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट करोगे ना, और आपकी जब PDF जनरेट होगी उसमें ये प्रोजेक्ट आईडी फिल इन होकर आएगी। सो एक्सेल विल बी जनरेटेड सेपरेटली फॉर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट एंड फॉर अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। इन एक्सेल ऑल कॉलम्स आर सेम एक्सेप्ट प्रोजेक्ट आईडी एंड ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। सो अगर आप बात करें ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें कितने कॉलम दिए गए हैं? 10 कॉलम। प्रोजेक्ट आईडी है, शेड्यूल 7 से लिस्ट सेलेक्ट करनी है, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, एरिया, लोकेशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, अमाउंट, मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये मैंने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट सेलेक्ट करा है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट सेलेक्ट करती हूँ, सो उस केस में पहले मेरा प्रोजेक्ट आईडी आ रहा था, सो प्रोजेक्ट आईडी नहीं आएगा, यहाँ से शेड्यूल 7 की एक्टिविटीज से स्टार्ट होगा। एंड देन लोकल एरिया, प्रोजेक्ट, अमाउंट, मोड ऑफ इम्प्लीकेशन एंड दिस तरीके से। एंड अकॉर्डिंगली हमें नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। अमाउंट स्पेंड इन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, अमाउंट स्पेंड ऑन इम्पैक्ट असेसमेंट, टोटल अमाउंट स्पेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ये सारी की सारी डिटेल्स हमें फिल इन करनी है। सो ये इस तरीके से वेब फॉर्म है। जैसे मैंने ये सेलेक्ट करा ऑन गोइंग, मैंने एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करा, जैसे मैं एक प्रोजेक्ट यहाँ पर मेंशन करूँगी, मेरी एक्सेल टेम्पलेट अनेबल हो जाएगी। सो मेरे को डाउनलोड पर क्लिक करना है और उस एक्सेल को फिल इन करके अपलोड कर देना है। एंड अकॉर्डिंगली फिर मैं आगे नेक्स्ट फील्ड पर इंफॉर्मेशन फिल इन करना शुरू करूँगी। अब अगर एक्सेल की बात करें, सो आपकी जो एक्सेल है ना, वो इस तरीके से जनरेट होगी। अभी मैंने ऑन गोइंग का सेलेक्ट करा था, इसीलिए मेरे को एक यहाँ पर एक्सेल दी गई है। अगर आप अदर देन ऑन गोइंग सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे यहीं पर इसी एक्सेल में आपको दूसरी एक्सेल भी बेसिकली जनरेट हो जाएगी। सो यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन क्या क्या फिल करनी है, वही सेम है जो आपको पीछे लेआउट में दी गई है। प्रोजेक्ट आईडी ये डिसेबल है, ये आपको नहीं देनी। आइटम नंबर एंड देन कौन से उससे ये ड्रॉप डाउन से आपको सिलेक्ट करना है। एंड आपका प्रोजेक्ट का नेम, एरिया हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हो गया, अमाउंट कितना स्पेंड करा है। एंड ये अगर आपकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, आपकी कंपनी खुद ही CSR एक्टिविटीज़ कैरी कर रही है तो नो सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करना है। और अगर आप नो सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, ये देखिए मैंने नो सेलेक्ट करा, तो यहाँ पर आपको CSR रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जिसके थ्रू आप ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और उस कंपनी का नेम जो है वो ऑटो फिल हो जाएगा यहाँ पर। सो ये बेसिकली CSR एक्टिविटीज़ किस तरीके से जाएगी एक्सेल शीट में, इसको यहाँ पर बताया गया है। सो आइए वापस चलते हैं। हमने जैसे ये वाली एक्सेल अपलोड कर दी, जो भी आपकी एप्लीकेबिलिटी थी ऑन गोइंग और नॉट ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के लिए, अपलोड करने के बाद आपको आगे इन्फॉर्मेशन डालनी है। सो आगे जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, अमाउंट स्पेंड इन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स क्या होता है CSR एक्टिविटीज़ की अगर मैं बात करूँ, ऐसा कुछ होता है क्या? आइए समझते हैं। अमाउंट स्पेंड इन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, रूल 2B में डेफिनेशन में इसको एक्सप्लेन किया गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंपनी फॉर मैनेजिंग एंड सुपरवाइजिंग एंड मॉनिटरिंग द CSR प्रोग्राम। अब क्या होता है, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करा CSR का, सो जो हमारे रेगुलर एम्प्लॉय होते हैं, उसके अलावा हो सकता है उस प्रोजेक्ट को कैरी करने के लिए मेरे को कुछ और लोगों को अपॉइंट करना पड़े इस बेसिकली CSR प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, तो मुझे उसकी सैलरी देनी पड़ेगी। स्टेशनरी आइटम लगेगा मेरा, अगर मेरे कुछ लीगल एक्सपेंसेस इनकर होते हैं तो वो होगा, ट्रैवल एक्सपेंसेस होगा, कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस होगा, स्टाफ को मैनेज करने के लिए जो भी कॉस्ट लगेगी वो सारे के सारे मेरे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आएंगे। मतलब अगर मैं बात करूँ इसको CSR एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो जो खर्चे होंगे मेरे को वो यहाँ पर काउंट करने हैं। बट यहाँ पर डिज़ाइन करने के लिए, मतलब CSR एक्टिविटी को करने से पहले जो भी एक्सपेंस होंगे वो मेरे इंक्लूड नहीं होंगे। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। और हाँ, 5% से ज़्यादा जो है CSR एक्सपेंडिचर, मतलब 5% ऑफ टोटल ऑफ CSR एक्सपेंडिचर, उससे ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आप यहाँ पर नहीं मेंशन कर सकते। फॉर एग्जांपल, ABC लिमिटेड रन्स अ CSR प्रोग्राम टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन रूरल एरियाज। अब उस CSR प्रोग्राम को रन करने की जो कॉस्ट आई, फॉर एग्जांपल वेल्स डेवलप करें, तो उसके जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो फॉर एग्जांपल 10 लाख है, और उससे रिलेटेड एम्प्लॉयज़ को सैलरी गई या मैनेज करने के लिए जो भी एक्सपेंस लगे वो मेरे 30,000 थे। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ वो मेरा कितना हुआ, 10,30,000। अब 10,30,000 का 5% में कैलकुलेट करूँगी 51,500, बट मेरी जो सैलरीज एंड जो एक्सपेंसेस गए हैं वो गए हैं 30,000, मतलब 5% से कम ही है। सो 30,000 मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम जाएंगे, हमें 30,000 एक्सपेंडिचर मेंशन करना पड़ेगा।
एंड अभी हमने इम्पैक्ट असेसमेंट की बात करी थी ना, सो उसको भी रन करने के लिए जो भी आपके खर्चे आते हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। टोटल अमाउंट स्पेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर, इसको और इसका टोटल होके यहाँ पर आ जाएगा। एंड अमाउंट अनस्पेंट, ये इस तरीके से कैलकुलेशन होगा, जो हम ऊपर CSR ऑब्लिगेशन मेंशन करके आए थे 60 और 70, इसको माइनस करके यहाँ पर अमाउंट अनस्पेंट आ जाएगा। एंड देन अमाउंट एलिजिबल फॉर ट्रांसफर टू अनस्पेंट, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, अगर आपने उस फाइनेंशियल ईयर में उस अमाउंट को स्पेंड नहीं करा जितना स्पेंड करना चाहिए था, तो आपको उसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है 135(6) में। एंड यहाँ पर शेड्यूल 7 के हिसाब से वो आपको बेसिकली ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो ये बेसिकली 2 फील्ड उस केस में एप्लीकेबल होंगी आपकी। रूल 8 और फील्ड 8 एंड फील्ड 9 अनस्पेंट CSR अमाउंट एंड रीजंस फॉर फेलियर। सो रूल 8 और 9 की अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें जो अनस्पेंट अमाउंट था, अनस्पेंट CSR अमाउंट, अभी हमने जैसे ऊपर पढ़ा, ट्रांसफर टू अनस्पेंट CSR अमाउंट एज पर 135(6) एंड एज पर शेड्यूल 7। सो ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ, if some CSR amount remains unspent at the end of the financial year because of an ongoing project, then company must transfer that unspent amount to a special bank account। आपको एक अलग से अकाउंट खुलवाना पड़ता है, और वो सारा का सारा जो अनस्पेंट अमाउंट है वो विदिन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो ट्रांसफ़र करना पड़ता है, और विदिन नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर तक वो आपको यूज़ करना पड़ता है। अगर आपने 3 इयर्स तक नहीं करा तो आपको वो शेड्यूल 7 में, जैसे PM केयर्स एंड उसमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर 135 की बात करें, अगर आप वो स्पेंड करना मतलब अगर आप नहीं स्पेंड कर पाते ड्यू टू एनी रीजंस, तो वो आपको वहाँ पर रीज़न मेंशन करना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में, क्यों नहीं स्पेंड कर पाए। और अगर मैं रीज़न की बात करूँ, ये आप रीज़न बेसिकली मेंशन कर सकते हैं, कंपनी टू कंपनी ये वेरी करता है। सो फॉर एग्जांपल, सूटेबल CSR प्रोजेक्ट और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कुड नॉट बी आइडेंटिफाइड विद इन द फाइनेंशियल ईयर। तो दिस कैन बी वन ऑफ द प्रोबेबल रीज़न विच यू कैन मेंशन कि आपका जेन्युइन रीज़न क्या था। CSR committee or board decided to modify or realign CSR focus area, leading to deferral of spending। So ये second reason हो सकता है। The selected CSR project or NGO partner became unviable or withdrew mid-year, and an alternative project could not be finalized in time। So these are the probable reason, और as per actual company situation आप वो mention कर सकते हैं। सो ये बेसिकली यहाँ पर ये डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी आपको। अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू अनस्पेंड CSR अमाउंट एंड एक्चुअल अमाउंट जो स्पेंड करा है, डेट ऑफ ट्रांसफर एंड डेफिशिएंसी, सेम यहाँ पर शेड्यूल 7 का, और ये आपको यहाँ पर रीज़न मेंशन करना है। फील्ड नंबर 10 की बात करें, यहाँ पर आपको प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में जो अनस्पेंड CSR अमाउंट था वो मेंशन करना है। सो बी कॉशियस व्हेन फाइलिंग दिस फॉर्म, बिकॉज आपकी जो फिगर्स है वो मैच होनी चाहिए, जो आप ऊपर भर कर आए हैं और ये यहाँ पर आप मैच जो यहाँ पर फिल कर रहे हैं, सो डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वेदर एनी अनस्पेंट अमाउंट ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर हैज़ बीन स्पेंट इन द फाइनेंशियल ईयर, मतलब पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का अमाउंट क्या इस फाइनेंशियल ईयर में स्पेंड करा है। और ये जो एप्लीकेबिलिटी रहेगी ना 20-21 के बाद, अगर आप ये सेलेक्ट करते हैं, मतलब ये सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपको यहाँ पर नो ही सेलेक्ट करना है 20-21 फाइनेंशियल ईयर के बाद। तो जैसे आप यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे, आपको ये वाली जो डिटेल्स है वो इस पैटर्न में देनी है। प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, आपके जो फाइनेंशियल ईयर रहेंगे से 18, 19, 19, 20, 20, 21 जो भी आपका रहता है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, एंड अकॉर्डिंगली ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन होंगी। अब यहाँ पर हमने बात करी थी डिटेल ऑफ CSR अमाउंट स्पेंड इन द फाइनेंशियल ईयर फॉर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सो यहाँ पर तो हो गया टोटल अमाउंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख था, सो 1 लाख में अगर मेरा 50,000 ऑन गोइंग है और 50,000 अदर देन ऑन गोइंग है, तो वो सेपरेटली मुझे इसकी बाइफर्केशन यहाँ पे मेंशन करनी है।
यहाँ पर ऑन गोइंग एंड देन नेक्स्ट फील्ड जो आपकी खुलेगी नॉट ऑन गोइंग, वो इस तरीके से यहाँ पर आपको कैप्चर करना है। फील्ड नंबर 11 की बात करें, अनस्पेंट अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर 14-15 टू 19-20। और आपके प्रीवियसली कोई अमाउंट थे जो अनस्पेंट है तो उसकी यहाँ पर आपको ये डिटेल मेंशन करनी है। सेम फॉर्मेट है जो अभी आप ऊपर वहाँ पर देख कर आए थे, बस ये वाला जो है ये नया ऐड करा गया है कि कौन से फाइनेंशियल ईयर से बिलोंग करता है। तो ये आपको डिटेल यही सेम, इसका भी एक्सेल जनरेट होगा। जहाँ जहाँ ये टेबल दी गई है ना वहाँ पर सब जगह आपकी एक्सेल जनरेट होगी। नेक्स्ट है फील्ड नंबर 12, कैपिटल एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग थ्रू CSR। सो यहाँ पर आपको डिटेल ऑफ कैपिटल एसेट मेंशन करनी पड़ती है कि आपको CSR एक्टिविटी रन करने के लिए क्या आपने कोई कैपिटल एसेट ली है, कोई आपने प्रॉपर्टी खरीदी है या कोई भी आपने कोई ऐसी एसेट खरीदी है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर अगर आप ये सिलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट करने के बाद आपको ये सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी। लास्टली जैसे ही आपने ये सारी की सारी एक्सेल अटैच कर दी, पूरा फॉर्म फिल करने के बाद आपको जनरेट प्रोजेक्ट आईडी पे क्लिक करना है, बिकॉज जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है उसके लिए प्रोजेक्ट टाइप की आईडी आपकी जनरेट होगी। तो आपको जनरेट प्रोजेक्ट आईडी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे एंड आपकी ये प्रोजेक्ट आईडी सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगी। और जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो वो प्रोजेक्ट आईडी ऑटोमेटिकली उसमें फिल इन होकर आ जाएगी। तो इस तरीके से ये बेसिकली बनेगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मच एक्सेल फाइल्स नीड टू बी अटैच्ड एंड विच स्पेसिफिक फील्ड शुड दे इंक्लूड। मतलब अभी V3 में क्या है, एक्सेल फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस करी गई। इससे पहले टेबल फॉर्मेट में रहता था, बट यहाँ पर अब एक्सेल फंक्शनैलिटी को लेकर आ गए हैं। सो कहाँ कहाँ मेरी एक्सेल फंक्शनैलिटी आएगी, किस किस फील्ड पे एक्सेल फंक्शनैलिटी आएगी, तो आइए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। टोटल जो है वो 8 एक्सेल फंक्शनैलिटी यहाँ पर है। फंक्शनैलिटी की मैं बात करूँ तो एक्सेल टेम्पलेट है, बेसिकली आपको वेब फॉर्मूला फिल करके वो एक्सेल टेम्पलेट में इंफॉर्मेशन फिल इन करनी है। सो फॉर एग्जांपल फील्ड नंबर 7B में, जिसमें आपको डिटेल ऑफ CSR अमाउंट स्पेंड अगेंस्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। फील्ड नंबर 7B ये अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। फील्ड नंबर 10 आपको जो प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर में डिटेल मेंशन करनी है वो, एंड सेम फॉर नॉट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। फील्ड नंबर 10 से ऑनगोइंग CSR प्रोजेक्ट्स, फील्ड नंबर 10C 4th में, फील्ड नंबर 11th में, फील्ड नंबर 12th में। अगर आपका कैपिटल एसेट है तो उस केस में ये वाली ये सिलेक्ट करनी है। तो अगर आप इंस्ट्रक्शन किट देखेंगे ना, सेक्शन 4.3 पेज 26 to 28 ऑफ CSR 2, आपकी एक्सेल जनरेट किस, आपकी जो एक्सेल टेम्पलेट है किस तरीके से फिल इन होगी वो भी आपको इंस्ट्रक्शन किट में दिया गया है। कई बार क्या होता है हम इंस्ट्रक्शन किट देखना भूल जाते हैं या रेफर नहीं करते हैं। तो ये देखिए, एक मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिया है। सेक्शन 7B1 का किस तरीके से फिल इन किया गया है वो आपको एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिया गया है। सो इंस्ट्रक्शन किट में आप देखेंगे ना, सब एक्सेल की एक एक टेम्पलेट फिल इन होकर दी गई है। सो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर ये सेलेक्ट करा, ये यहाँ पर प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट 2, ये देखिए ऑनगोइंग के लिए प्रोजेक्ट आईडी डिसेबल है। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रोजेक्ट आईडी जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर PDF में ऑटोमेटिकली जनरेट होकर फिल इन होकर आएगी। अब यहाँ पर देखिए मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, यस ये सेलेक्ट करा है इसीलिए ये दोनों डिसेबल है। अगर मैं नो सेलेक्ट करती तो मुझे CSR रजिस्ट्रेशन नंबर देके उसका नाम देना पड़ता। तो ये जो ग्रे वाले हैं ना वो मेरे तभी आएंगे जब मैं उसको मतलब फिल इन करूँगी इन्फॉर्मेशन को। सो ये पूरी की पूरी डिटेल वीडियो थी CSR 2 फॉर्म में कैसे फिल करते हैं, क्या क्या ड्यू डेट्स हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने कोशिश करी कवर करने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो शेयर ज़रूर करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए फॉर्म के साथ। खुश रहिए आप सब लोग, स्वस्थ रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू।